हाँ, हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करें। अब हम ये सब रूल हटाते कैसे हैं फिर? आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे नीचे जाओगे, क्लियर रूल्स जितने भी लगाए थे, बैक टू नॉर्मल। ठीक है ना, आप इसे डिलीट कर सकते हो जो भी है। नो एरर, ठीक है। अभी तक हमने सीखा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू आप कर ही लेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ये क्या करता है कि इसमें कोई भी कीवर्ड जो भी है, जैसे मैंने बोला कि 9, जब भी 9 लिखूंगा ना तो वो सारे सेल आपको हाईलाइट कर देगा जिसमें 9 होगा। डेसिमल के पहले बाद में टेक्स्ट हो कुछ भी हो, जो आप देख भी नहीं पा रहे हैं 9, जैसे इस एग्जाम इसमें आप 9 देख भी नहीं पा रहे हैं, बट डेसिमल के कुछ पॉइंट्स में जाके वो 9 होगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है? टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ए डेट। ये डेट से रिलेटेड है, डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये देखना हो ना कि एक ही नंबर कितनी बार है, को कैसे भी नहीं देख पाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसको बोल दो कि डुप्लीकेट वैल्यूज देखो, उसने सारे हाईलाइट कर दिए कि भाई एक ये डुप्लीकेट नहीं है, एक 175 कहीं भी डुप्लीकेट नहीं है, एक 129 कहीं डुप्लीकेट नहीं, बाकी सब डेटा मोर देन वन टाइम आ ही रहे हैं, है ना। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द वेरी यूजफुल एक्टिविटी है इसमें। और क्या है इसमें? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टेक देन, डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ तक हमने देख लिया। अब है टॉप 10 आइटम। अब टॉप 10 आइटम का मतलब जो मैक्सिमम 10 वैल्यू है उसको ढूंढ के हाईलाइट कर दिया। ठीक है। और 10 मतलब 10 नहीं है, आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। मुझे 5 ही चाहिए, आप दे सकते हो। और 10 वो बोलने को है, बट इसमें आप 20 दे सकते हो, मुझे मैक्सिमम 20 चाहिए। ये यूजर पे डिपेंड करता है। और कलर उलर आप फिर से यहाँ से वही सेम टेक्निक है ना। और कहाँ गया टॉप 10? टॉप 10 और 10% में क्या डिफरेंस है? तो हाँ, अभी तो टॉप 10 आइटम्स था, बट अब टॉप 10% है, उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी जितना डेटा उसका 10%। बिल्कुल। आप टोटल गिनती कर लो, गिनती कितना है? 24। इसका 10% कितना होगा? 2.4। अब अढ़ाई डेटा तो होगा नहीं ना, लेकिन फिर भी आप देखो कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि अगर ये 2.5 से ऊपर होता तो उसको राउंड ऑफ करके 3 मानता, तो उसने 2 दिखा दिया कि ये लो, है ना। आप जो बढ़ा भी घटा भी 10 को आप यहाँ पे देखो, 12, है ना। 10 को आप यहाँ बोलो 8%, 20%। तो इस हिसाब से अपना वो खुद ही कर रहा है रियल टाइम पे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, क्या है हमारे पास? बॉटम 10, टॉप 10 समझ गए, तो बॉटम 10 आइटम ये सब समझ गए। ये एवरेज भी खुद ही निकाल लेता है, और ज़्यादा एवरेज ऊपर वाले को हाईलाइट कर देगा। तो इसमें कुछ आपके लिए भी है, जो आप इसको क्लिक करके देखोगे। मोर रूल्स,
ये तो एंड में आएगा ही आएगा। अब आता है डेटा बार। डेटा बार क्या लग रहा है आपको, क्या कर रहा है ये? ग्राफ टाइप का, बार ग्राफ जो होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बस आई कैचिंग एक्टिविटी है कि देख के ही समझ में आ जाए। आप देखो इसके बार जितने इसकी लेंथ जितना ज़्यादा है, नंबर वैल्यू उतना बड़ा है, और ये कम है, तो एक यूज़र के लिए इंटरेक्टिव हो जाता है, यही बात है। तो ये ग्राफ चार्ट तो नहीं है, लेकिन समहाउ प्रेजेंट करने का एक तरीका है। अ, तो ये हो गया। अब ये सिर्फ कलर वलर है, देखो इसमें बहुत सारे ना वैसे फर्जी टाइप है बिल्कुल, जो है तो एक ही, बट डिजाइन 36 है उसके। तो आपको लगेगा कि बहुत है, ऐसा कुछ नहीं। देखो इसमें इतने डिजाइन मिल गए आपको, और ये हो गया डिजाइन, ये वाला कलर का डिजाइन है, ठीक है। ये अलग, पहले इसको हम क्लीन करते हैं, पुराने कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं, और हम यहाँ डेटा बार में देते हैं, इस पे चलते हैं। ये देखो ये क्या है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसमें देखोगे तो जो हायर वैल्यू है ग्रीन की तरफ जा रहा है, लो जो लोअर वैल्यू है रेड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एकदम दो तीन पार्ट में डिवाइड नहीं है, रेड ग्रीन येलो में डिवाइड नहीं है, वो मैक्सिमम टू मिनिमम, जितना हायर होगा उतना डीप ग्रीन मिलेगा, जितना आप लोअर जाते जाओगे वो उसके कलर शेडिंग मिनिमाइज होते होते वो रेड पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक होता है, आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। अगर फिर भी देखना हो कि क्या एडिशनल फीचर है, तो आप यहाँ जाके बस एडिट रूल में जाके देखो, पूछो इससे कि एडिट रूल क्या डिजाइन डिजाइन है, तो देखो ये कलर कॉम्बिनेशन इसने उठाया हुआ ना, तो इन्हीं के बीच में मूव करेगा वो, लोएस्ट सबसे कम वाले ये। आप बदल भी सकते हो कि हाईएस्ट वाले क्या करना, हालांकि वो भी दिया गया है इसमें, ठीक है ना। इसको उल्टा करना जो लोएस्ट है ना, क्योंकि हमेशा लोएस्ट का मतलब रेड नहीं होता ना। अगर ये रिजल्ट है तो लोएस्ट जो लिस्ट होगा वो क्या है? परसेंट होता हाँ, तो यही अगर एरर होता हाँ, किसने तो कितना एरर किया है, तो 6% वाला ग्रीन होता, तो ये सबसे कम किया है, और ये जो 95 पे बैठे हैं रेड हो जाते, तो नंबर के यूजेस पे वो डिपेंड करता है। तो कलर शेड में आप कर लोगे फिर ये अलग अलग तरह के डिजाइन, ये कुछ आपके लिए है जो आप खुद करोगे, और यहाँ क्लियर रूल। अब जो मोस्ट पॉपुलर है इसमें एक वो रहा, अगर इसका ये वाले जो सचमुच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अप डाउन ऐसे करके, तो इसमें तीन शेडिंग्स हैं। सेलेक्ट किया तो इसने खुद से ये एरो सैरो लगा दिया एक्सेल ने। ये अब हमें नहीं पता कि इसने ये कलर क्यों चूज किया, ये अप डाउन ये उसने उसके पैरामीटर्स क्या है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा आप मैनेज रूल में चले जाओ, यहाँ होता है सारा हिसाब किताब। और एडिट रूल में जाके हमने ये देखा कि अप वो जाएगा जो 67% के ऊपर होगा। बट यहाँ कंफ्यूज मत होना, 67% मतलब ये परसेंट नहीं बोल रहा वो, टोटल डेटा का जो 60, ओवरऑल का जो 6 एवरेज मान के चलो 65%। आप इनको परसेंट बोलो, हमें नंबर से लेना देना है, इसे बोलो परसेंट परसेंट, ये सिस्टम जनरेटेड है, आप इसको छोड़ दीजिए। इसको बताओ कि हमें चाहिए कि अगर 75% से कोई ऊपर है तो हमें चाहिए ये। फिर इसे आप बोलो कि अगर कोई 50% से ऊपर है तो हमें दिखाना ये, और जो उसके नीचे है वो दिखाना है, ठीक है। ओके करते ही, अप्लाई करते ही सारी चीज बदल गई। अब देखो ये बिटवीन 50 to 100 है, ये लेस देन 50 है, तो ये सब हो गया सब रेड में। इसमें कौन सा गया जो 50%, या 75 तक दिया था ना मैंने, आई गेस। तो अब ये हो गया जो आपको चाहिए ना, इस हिसाब से। अब देखो नंबर्स जैसे जैसे बदलेंगे ये अपने आप चेंज हो, ठीक है। इसमें और कितने टाइप्स हैं, टैब्स पे चलते हैं, आइकन सेट में देखो ये टाइप हो ये टाइप हो, ये सिर्फ डिजाइन है, इसके रूल में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक जैसे कि ये सिग्नल वाले हैं, 5 रेटिंग्स वाले हैं, ये 3 स्टार ये सब, तो ये क्या है, सिर्फ डिजाइन है। जो एक में आपने सीख लिया ना एरो वाले में, सब रूल्स वही हैं इसके, ठीक है। तो हमने आइकन वाले भी सीख लिए, कलर वाले भी हो गया। अब ये क्या, ये तो सिर्फ रूल को क्लियर करता है, ठीक है। मैनेज में जाके हम रूल चेक करते हैं, न्यू रूल भी बनाते हैं हम यहाँ से, ठीक। या तो आप यहाँ से बनाओ, या फिर यहाँ जाके न्यू रूल बनाओ, दोनों एक ही है। तो न्यू रूल हमें क्यों बनाना पड़ता है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि उसमें पहले से टेम्पलेट बना ही नहीं है, पहले से रेडी टू यूज डिजाइन बना ही नहीं। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि
जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी तक आप करे हैं, उसका डेटा उसी सेल में था और उसी सेल को आपने कलर या एरो लगाया है, पड़ोस में नहीं लगाया। बट ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां टारगेट यहाँ लिखा हुआ है और हमें इसको कलर करना है। तो मतलब ये समझ आया एग्जांपल, कि सेंट्रलाइज एक टारगेट कहीं और लिखा हुआ है, कि टारगेट यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, और उससे पूरा ऑपरेट हो रहा है। कि कल को मैं टारगेट का नंबर यहाँ बदल दूं, तो ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बदल जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर हमें 5 मिनट बाद ये लगता है कि ये जो ग्रीन वाले हैं 75% नहीं चाहिए था, मैं 65% एवं को ग्रीन करूँ, आपको पूरा रूल बदलना होगा। आपको यहाँ जाना होगा, मैनेज रूल में गया, फिर एडिट रूल में गया, इसको जाके बोले कि भाई अब तुम 65 हो जाओ। और ये आप मिनट मिनट तो कर नहीं सकते, है ना, कि आपको देखना हो कैसे, जैसे आप देखो, या फिर पूरा रो को करना हो तो मैंने यहाँ बोला कि टारगेट लिख देता हूँ। आप 5 मिनट के लिए मान के चलो कि टारगेट है ये इतना, 50, 150 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस 150 के बेस पे हमें इसमें पूरे में कलर चेंज करना है। जब भी मैं इसमें चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज होगी। पहले तो मैं इसके कलर्स ठीक करता हूँ जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गए हम, वो आ गया नो फिल। ठीक है, नो फिल आ गया, और ऐसा मैं यहाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, कलर्स हट गया। अब हमें क्या चाहिए कि जो भी प्राइस है फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस 150 के बराबर है या कुछ भी, तो वो ग्रीन हो जाए, नहीं तो रेड हो जाए, या ग्रीन ही रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ये बताना है, मैनेज रूल में, न्यू रूल में। देखो यहाँ जो बहुत सारे रूल है ना, ऑलरेडी आपने वहाँ पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें ये मत देखना इतना नया रूल क्या है, ओनली टॉप 5 बॉटम रिलेटेड ओनली, तो ये सब लेस और मोर वही है। लेकिन इसमें एक कैटेगरी होता है जो कहता है अपना फॉर्मूला लिखो, आपको जो भी चाहिए लिखो, कैलकुलेशन लिखो, अरिथमेटिक लिखो, जो भी लिखो। तो इसको बोला कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। तो हमारा ये क्या हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि अभी आपने फॉर्मूले नहीं सीखे हैं, तो ये डॉलर का मतलब नॉट श्योर आपको पता होगा, इसको हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि फ्रीज कर देता है। अगर इसको नहीं हटाते, F2 में ही वो जिंदगी भर चेक करता, हम कितना भी ड्रैग करते हमें नीचे चाहिए पेस्ट पूरा। करते पूरा चाहिए, वन बाय वन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये ऐसा काम कर रहा है। हो गया। जब भी मैं इसे बोलूंगा कि 152 में करो, तो कंडीशनल फॉर्म हट गया क्योंकि अब मैच नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना है कि एक में फॉर्मूला लगाना है और नीचे तक जाके सावधानी से, वेरी केयरफुल, इसको फॉर्मेट करना है, ओनली फॉर्मेट, ड्रैग व्रैग मत कर देना, तो वो फिर बाकी फीचर्स भी ड्रैग हो जाते हैं। अब देखो इसमें मैं बोलता हूँ 175। ठीक है, इसमें बोलता हूँ मैं 125, कितने सारे आ गए, 130, हो रहा है ना। तो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पे डिपेंड नहीं है कि उस सेल पे हमने रूल लगाया, बल्कि वो कहीं और से रीड कर रहा है कंडीशन को और कहीं और कलर कर रहा है, और ये यूजफुल होता है। इतना ही नहीं, आप अगर चाहो तो पूरे के पूरे रो को यहाँ से लेके यहाँ तक को कलर कर सकते हो, बेसिस ऑन की क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इस रूल को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि दोनों एक साथ, दोनों भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब फिर से नया रूल लगाते हैं। आपने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, नया रूल लगाया, न्यू रूल को बोला कि देखो जो ये वाला है ना, ये वाला, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब इसमें से फिर दूसरे कॉलम का मामला तो नहीं है ना, तो आप इसे H1 करके देखो। 150, 151। ठीक है, इसमें जो हम चाह रहे थे नहीं हुआ। आप इसमें जाइए, पहले क्लियर रोल कीजिए। हम्म,
मैनेज रूल, न्यू रूल, इसे बोलना है दिस नीड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ओके, अप्लाई। इसको मैं बोलता हूँ 150। इसमें ना एड्रेस का कुछ गड़बड़ है। तो सेलेक्ट किया, इसे बोला फॉर्मेट values where the formula is true, is greater than 150। ठीक है, असल में हम कलर लगा ही नहीं रहे थे, ठीक वो भी था। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, एडिट रूल में गए। अब देखो यहाँ इसे 2 हटाऊंगा मैं, डॉलर हटाऊंगा, और 150 को मैं ये बोलूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए, ये फ्रीज रहेगा। ठीक है, इसको 149 बोला तो नहीं है, जब भी 152 बोला तो ये है। अब देखते हैं कि क्या ये पेस्ट एज फॉर्मेट काम आता है हमारे। ठीक है, अब सिर्फ एक सेल सबको फॉर्मेट कर रहा कि किसका टारगेट क्या रहा नहीं रहा, 149, फिर 175। देखो, है ना कितना आसान हो गया, बाद में एक एक तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे तो हम कर ही सकते हैं। हम्म। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको एंड टू एंड बता दिया, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता हो। आप इसकी कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए, कुछ है तो अभी पूछ लीजिए। बढ़िया आगे। अब नेक्स्ट में हमारे पास है एक गोल सीखे, इनफैक्ट ये सब आउटडेटेड टॉपिक है, तो अभी भी हमारे कॉन्टेंट्स में हो, तो कोई नहीं यूज कर। हम्म। तो देखो, व्हाट इफ एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, यही बना देता हूँ मैं। वो व्हाट इफ का मतलब क्या होगा हिंदी में? अगर अगर क्या हो अगर? अगर ऐसा हो तो। सचमुच ऐसा ही है ये, कि ये असल में रिवर्स कैलकुलेशंस करता है ना। रिवर्स कैलकुलेशन किसे हम कहते हैं, कि जैसे 2+3 = 5 तो हम सब जानते हैं, और 2+ ब्लैंक इक्वल टू 5, तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, माइनस किया है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मेहनत है ना। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 100 रुपये पेट्रोल है लीटर, ठीक है, तो 90 रुपये का कितना मिलेगा, तो काफ़ी आसानी से बता ही सकते हो, उसमें तो वो साइंस नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें घुमा दूं कि आज 10% फ्यूल प्राइस बढ़ गया, तो 100 रुपये में कितने परसेंट कम मिलेंगे आपके बाइक में, बताओ। मैं देता हूँ 20 मिनट बैठ के बनाओ। कोई बता सकता है कितना परसेंट कम फ्यूल मिलेगा अगर प्राइस 10% बढ़ गया? उसका आंसर 10% नहीं है, बाय द वे, वो सीधा नहीं चलता है इससे। नहीं, कंफ्यूज हो रहे कोई बात नहीं। व्हाट इफ एनालिसिस यही करता है कि आपके पास आंसर पहले से है, लेकिन आपको क्वेश्चन ही बनाने हैं, है ना। एक एग्जांपल में आप तुरंत समझ पाओगे, देखो, मान लो कोई बैंक है जो किसी को लोन दे रही है, लोन अमाउंट उसने क्या दिया, 10,000 रुपया दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ। और कितने साल के लिए दिया, तो चलो 2 साल के लिए दिया। इंटरेस्ट परसेंटेज उसका कितना था, तो कुछ भी रख लो कि भाई 15% है एबीसी।
तो ओवरऑल कस्टमर को कितना पे करना होगा एंड में? ये तो सिंपल अरिथमेटिक है। इतना उसको, हाँ, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अच्छा ठीक है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी तो बैंक वापस लेगा, यही हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 13,576 रुपया बैंक को चाहिए, बैंक ने अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बोला है कि भाई तुम्हें जो भी टेन्योर बढ़ाना है, इंटरेस्ट बढ़ाना बढ़ा लो, लेकिन हमें कितना चाहिए? 13,542 रुपये चाहिए कस्टमर से। और ये तो राउंड ऑफ में है तो अच्छा भी लग रहा है, मैं तो कहता हूँ 8, 7, 5, 6 इतना का लोन था। अब आपको ऐसा कौन सा कैलकुलेशन करोगे जिससे एग्जैक्ट उतना परसेंट अमाउंट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए कि ये फिगर मैच हो जाए और यहाँ बन जाए? ये मोटे तौर पे है 7वीं क्लास का मैथ, लेकिन ये इतना आसान जितना दिखता है उतना है भी नहीं। कम से कम आगे जाके लोग इतनी प्रैक्टिस में नहीं होते इन चीज़ों में। ठीक है, स्कूलिंग अलग बात है। तो एक्सेल में अभी तक जितने भी कैलकुलेशन करें, आपके पास इनपुट है, आपने प्रोसेस किया, आउटपुट मिल गया। ये कहता है कि आउटपुट ही हमारे पास है, हमें यही चाहिए, हम इससे 1 रुपया कम नहीं लेंगे, अपना जोड़ घटाव करो कि कितना तुमको इंटरेस्ट बढ़ाना है। हाँ, हमारा टारगेट है, करो। ये नॉर्मल हम भी देख सकते हैं ना, ऑफिस में भी ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्सेज या प्लानिंग्स वगैरह में, बजट में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि हमारे पास पैसा तो इतना ही है, किसको कितना ऊपर नीचे करना है कर लो। तो गोल सीक यही करता है, ये आपको सिर्फ 1 सेकेंड में सिर्फ 2 बक्से का एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू निकाल के दे देगा। आपको जाना है डेटा टैब में, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस है, गोल सीक। गोल सीक ये कहता है कि किस में चाहिए, तो इसने सेलेक्ट कर लिया। कितना चाहिए, तो मैंने बोला भाई हमें तो बोला गया है कि 542 चाहिए। तो कह रहा है ये तो मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ तो बदलोगे इसमें, या तो ईयर बदलेगा या इंटरेस्ट बदलेगा या लोन अमाउंट बदलेगा, ऐसे थोड़े ना होगा। तो यहाँ क्लिक करके इसे बता दो कि इंटरेस्ट बढ़ा दो, बढ़ा दो, कोई बात नहीं। तो उसने सारे कैलकुलेट करके ये बताया कि 227.32 समथिंग समथिंग करके अगर आप उसे लोन दोगे ये तो कस्टमर का सर घूम जाएगा अगर ये इंटरेस्ट, लेकिन ठीक है। तो ऐसे करके ये पैसे पूरे हो जाएंगे, है ना? तो गोल सी इतना ही करता, अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ इतना है इसमें बताने को, कुछ भी नहीं है। देखो, जब बक्सा ही 3 है तो इसमें हमें क्या बताना है? तो आपको क्या है कि किस सेल में क्या आउटपुट चाहिए, किसको बदल के चाहिए, कौन से कंपोनेंट बदलोगे, ओके कर दो, बस हो गया। तो वो आपको कैलकुलेट कर ईयर में डालेंगे तो फिर ईयर चेंज हो जाएगा। इस ईयर हाँ हाँ, जैसे मुझे 15,000 चाहिए तो मैं फिर से करता हूँ टू वैल्यू, इसमें क्या लिखा था, टू वैल्यू 15,000, है ना? और किसको बदल के है, हम कहेंगे ईयर बदल देते हैं, कोई बात नहीं। तो एकदम राउंड ऑफ में कर दिया कि अगर इस हिसाब से आप करोगे तो इतना मिल जाएगा। सर जैसे 2.609 लिखा हुआ है, और सर हम जब वो होम पेज पे जाके वो जो होता है ना कि इसमें चेंज करना है, डेट को चेंज करना है मंथ्स में करने का, हाँ तो वो कैसे करेंगे? तो डेट में किस पे? सर जैसे 2.6 ईयर्स में लिखा हुआ है, इसको मंथ्स में चेंज करना है। नहीं नहीं, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, उसे डेट एंड टाइम वाले आप हाँ टॉपिक उसमें पढ़ोगे, जाके कर सकते उसमें हैं। आप फिर कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हुए, हो गया। उसके लिए फंक्शन, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम हुआ ही नहीं। अरे ये नहीं, तो जब ही ये फिगर इंक्रीज हुआ है, पहले ये कम था, ओवरऑल बढ़ा है तो इंटरेस्ट इंक्रीज ही होगा ना, रिड्यूस तो वैसे भी नहीं होगा ना। पहले कम था, बढ़ गया, फिर मैं बोलूंगा 20,000, तो हो सकता है 27%, ये 50% हो जाए, वो तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है। और बाकी ये दो चीज इसलिए आउटडेटेड मैं बोलता हूँ कि टेबल जो यहाँ आप सीखोगे, मैं क्विकली बता देता हूँ अगर आपको लगता है अभी टाइम है तो। टेबल, टेबल भी इससे मिलता जुलता चीज है, 100% नहीं, लेकिन कुछ हद तक के एग्जाम्पल बदल देते हैं। इन्वेस्टमेंट, अब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना अलग अलग जगह, और ईयर, कितने साल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, ओवरऑल मिला क्या उसे। मान लो कोई 1,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, 1 साल के लिए किया, मैं मान के चलता हूँ कि उसे 10% का रिटर्न मिला होगा। 20
मल्टीप्लाई बाय 10%। तो यही मिला होगा आगे, इतना ही तो मिलेगा। लेकिन टेबल क्या लिख दिया मैंने, टेबल। लेकिन आप इसी तरह के इन्वेस्टमेंट के अगर एक ग्रिड बनाएं, आप सिंपल लैंग्वेज समझो, वो नहीं होते इंश्योरेंस वाले, LIC वाले आ जाएंगे किताब लेके कि इतना साल में इतने पैसे दोगे तो ये वाले बक्से देख लो, इतना आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, वो हर चीज में वैसा, वो टेबल ही कहते हैं उसको। हाँ, वो हार्ड कॉपी है लेकिन वो टेबल ही है। तो हम उसके ना ग्रिड बना सकते हैं कि देश प्लस देश, ऐसे 1,000 2,000 करके हम मान के चलते हैं, 10,000 तक का हमने बना लिया। और 1 साल 2 साल करके हमने 10 साल तक का बना लिया। यहाँ तक के बना लिया। अब मामला ये होता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें कि अगर 7,000 का 5 साल में देखें तो कितना रिटर्न मिलेगा, है ना? क्वेश्चन क्लियर है? इसको आप थोड़ा सा बॉर्डर शोर्डर लगा दो, अच्छा लगेगा। ये हो गया। ये हेडिंग्स हैं, ये क्या है, ईयर्स हैं, कितने साल में कितने पैसे का कितना रिटर्न आएगा, वो इस एरिया में हमें दिखाना है। तो हालांकि ये कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के, जो ब्रैकेट सैकेट लगा के मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कैलकुलेशन है। आप एक्सेल को ये बता सकते हो कि यही वाला कैलकुलेशन जो यहाँ हमने किया है ना, इधर के कॉम्बिनेशन में छाप दो। तो फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ आउटपुट दे देगा। जाना कहाँ है, हमें डेटा टाइप में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाना है। इसमें भी दो बॉक्स है, कह रहा रो में क्या रखा है आपने, मैंने कहा भाई रो में हमने रखा हुआ है ईयर। तो कहा कॉलम में क्या रखे हो, तो कॉलम में रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, यही तो है। ओके करते ही अपना ये जोड़ घटाव करके आपको दे दिया, ये लो। ये 2,600 हो जाएगा 3 साल में। ये 9,600 हो जाएगा 6,000 को 6 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो। तो इस हिसाब से ये खुद ही बना देगा। पर अगर इसमें कंपाउंडिंग करनी हो फिर। इसको किसी बात से मतलब नहीं है, आपको जो भी करना है इस फॉर्मूले में लिख दो। अगर इसमें लिखने का स्कोप नहीं है तो नहीं होगा। और अगर इसमें हम लिख पा रहे हैं वो भी कैलकुलेशन जो भी है, तो ये पूरा में उसी को कॉपी करता है दरअसल। ठीक है, तो ये हमने टेबल सीखा। एक लास्ट भी अब छोड़ना क्यों है, सिनेरियो मैनेजर, SCE होता होगा ना। सिनेरियो मैनेजर जो इसी में है पार्ट, सिनेरियो मैनेजर ये कहता है कि डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं किसी डेटा या बजट का, है ना? जैसे कोई भी बजट लगा लो, हम अपना ही बजट कि हम घूमने जा रहे हैं भाई 4 दिन के लिए, तो हम बजट बनाते हैं ना कि इतना का टिकट लगेगा, इतना का ये लगेगा। कंपनी भी ऐसा ही करती है पूरे साल का, कि हमारे ये फोरकास्ट करती है कि ये बजट होगा, हम इस डिपार्टमेंट या इस प्रोजेक्ट में इतना एक्सपेंडिचर होगा हमारा। अब बात है कि वो हम बना तो लेते हैं, लेकिन हम क्या 1 अप्रैल में बैठ के बना लिए तो जरूरी थोड़ी ना है कि 12 महीने तक वो एक्यूरेट ही रहेगा। चीज़ें बदलेगी टाइम टू टाइम। 100% एक्यूरेट तो होता नहीं। तो सिनेरियो मैनेजर ये करता है कि आप जितनी बार उस डेटा को चेंज करते हो, बैकएंड में वो स्टोर करता है। जनरली इन सब को आप चेंज कर दोगे तो ये दोबारा थोड़े ना मिलेगा, ये तो नहीं मिलता, डिलीट हो गया ना एक तरह से। लेकिन सिनेरियो मैनेजर एक टूल है जो आज हमने फोरकास्ट किया, प्लान किया, कुछ भी टेबल में स्टोर कर दिया, तो डिलीट होने के बाद भी हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं और स्क्रीन पे समराइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रेवल का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ट्रेवल का एग्जाम्पल ले लिया कि हम हेड्स, किस हेड्स में कितना खर्चा करने वाले हैं, अमाउंट। इसकी आप टोटल बना लें, इसकी हेडिंग थोड़ा स्टाइल में बना दीजिए, ये रहा। हेड्स में जैसे कम से कम टिकट तो देना ही पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे ना थोड़ा ये सब लगा लो। 10,000 का हमारा टिकट हो गया, फिर है ना, डेसिमल के 2 पॉइंट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद टिकट हो गया, फिर फूड हो गया कि हमने 2,000 का वो कर लिया, स्टे हो गया, 3,000 ये हो गया, शॉपिंग।
ठीक है। मिसलेनियस, और यहाँ आगे ये टोटल, टोटल इसका आ गया सम। यही है, हमने बनाया है अभी एक छोटा सा बजट, खर्चे का हिसाब किताब। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि नहीं, टिकट हम हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, तो ठीक है, खर्चा कम हो गया। बट प्रीवियस डेटा तो ओवरराइट हो गया ना। अब हम यहाँ बना देंगे 5,000, तो ये हिस्ट्री तो डिलीट हो गई इसकी। तो सिनेरियो मैनेजर ये कहता है कि जो भी है ये आपका, ये क्या करो कि यहाँ से सेलेक्ट करो, डेटा टैब में जाइए, यहाँ पे जाके सिनेरियो मैनेजर में जाना है, ऐड करो इस चीज को, इसका नाम S1 लिख दो, फॉर एग्जांपल सिनेरियो 1। आपको सिर्फ ओके करना है, ये दिखा भी रहा है डेटा आपका, ओके हो गया, क्लोज कर दो। ये अब इस फाइल में बैकएंड में सेव हो जाता है। फिर थोड़ी देर में मैंने कहा कि नहीं, ये 5,000 रहने दो, और खाने पीने में ज़्यादा खर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, शॉपिंग और बढ़ा लेंगे। तो हमारा ये नया वाला बन के तैयार है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, सिनेरियो मैनेजर को बोलना है कि ऐड करो, एक और सिनेरियो आ गया हमारे पास, तो S2 में जाके ये हो गया, हो गया, और क्लोज। एक लास्ट में बना लेता हूँ कि 7,500 का ये है, बाकी चीज ठीक है, शॉपिंग में हमने घटा दिया, मिसलेनियस 500 हो गए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे कि व्हाट इफ एनालिसिस में गए, सिनेरियो मैनेजर को बोला कि ऐड करो, एक और सिनेरियो आ गया हमारे पास, और ऐसे करके आपने उसको क्लोज कर दिया। ऐसे आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। बैकएंड में सेव करने की हाँ, ये बैकएंड में अक्सर, तीनों आप देख लें। हाँ वो है ना। अब मैंने क्या किया, ओरिजिनल डेटा यहाँ तक डिलीट भी कर दिया। अब यहाँ जाके आप इसे बताओ कि सिनेरियो मैनेजर S1 पे बोलो, शो करो, उसने उस जगह दिखा दिया। S2 वाला दिखाना, तो S2 वाला दिखा दिया। और तीनों होता है समरी, है ना, कहाँ पे दिखाना है बोलो, यहाँ पे दिखाओ, हालांकि ये नया सीट लगता है, ऐड कर देगा। इन सबको कंबाइन करके S1 ये था, S2 ये है, S3 ये है, थोड़ा सी अलाइनमेंट गड़बड़ है, वो ठीक ठाक करके आपको समझ में आ जाएगा, और एक साथ कंबाइन कर देगा। बजट भी अपने बॉस को मतलब शो करने मोस्टली ऐसे बजट वगैरह में ही यूज होते थे पहले, देखो अब आउटडेटेड इसलिए हो गया कि अब ये सब काम ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन एक्सेल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल ने कोई पुरानी चीज़ हटाई ही नहीं आज तक, उसने नई चीज़ों को ऐड किया। बहुत ऐसे फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सम इफ है, उसके बदले में सम इफ्स नाम का फॉर्मूला है। कोई सम इफ क्यों यूज करेगा, लेकिन एक्सेल ने नहीं हटाया, इफ के बाद इफ्स आया है। ऐसे एक्सेल पुराने कंपोनेंट नहीं हटा, तो ये भी उसी के एग्जांपल है कि आप यूज करो ना करो, ये एक्सेल में फिर भी सब दिन दिखता रहेगा, है ना। तो ये काम कंपैरेटिवली अब आसान हो गया है, बट उस टाइम के लिए यही था। 2007 से पहले 2003 वर्जन था, तो उसमें करते थे, और आसान। ठीक है, तो नेट नेट बात यही है कि बहुत हो गया आज पढ़ा लिखा, अब बाकी दूसरे दिन देखते हैं। तो डे 3 है, अब डे 4 में यहाँ से फॉर्मूले का बनेगा हिसाब किताब। देंगे। हम्म। हाँ ठीक है, अटेंडेंस वगैरह मार्क कर देना अपने। तो और कुछ तो है नहीं ना, वैसे किसी कुछ पूछना बताओ। पर आप जो है वैसे मैनुअली करा रहे हो तो लैपटॉप पे लैपटॉप है आपके पास? यस। हाँ, तो अभी तो इंटर फॉर्मूला में हम गए ही नहीं ना। अच्छा। अभी तो गए, अभी तो जो रेडीमेड है उसको हम यूज करना सीखते हैं, जो आप घर पे बैठ के करोगे। फॉर्मूले पे 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो फॉर्मूला यहाँ आपको करने भी देंगे, आप करोगे भी, पूछोगे भी। हाँ, उस शुरुआत में उतना नहीं रहता। तो आप पहले बता दोगे ना कि कब लाना है। तो आप कल अगले में से लेके, अगले से ही फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अच्छा। सर मेरे को ये कहना था कि रिकॉर्डिंग में हर बार परमिशन मांगता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग में आपसे परमिशन मांगा जा रहा है। हाँ ऐसे आ रहा है हमेशा। यू कैन नॉट व्यू दिस रिकॉर्डिंग, नो परमिशन। ये असल में ना बैक एंड से बंद है, इसके लाइसेंस होते हैं ना, उसका एक्टिवेशन हो सर गया है। कब तक आएंगे फिर ये प्रैक्टिस होगा।